हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। आपने टाइटल पढ़ा होगा, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आखिर क्या है ये सीरीज। देखिए, मैं ये जो सीरीज अभी बना रहा हूं जिसमें टोटल आपके 5 वीडियोस होंगे। मैं ये बता देता हूं आपको, ये जो सीरीज है ये शायद उस बच्चे के लिए जिसने अपना कंटेंट 5-6 बार रिवाइज कर रखा है, जो अपने कॉन्सेप्ट्स में बहुत ही ज्यादा क्लियर है, उसके लिए शायद ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उस बच्चे के लिए है जो 90% ऑफ द बच्चा है, जो लटका हुआ है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़े बहुत टॉपिक्स में कंफ्यूज है, उसके लिए है। ये कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन सीरीज में हम लोग टॉपिक्स के उन टॉपिक्स को पकड़ेंगे हर एक्ट के अंदर, जिससे मिला जुला के केस स्टडी आती है और जिसमें बच्चे का आंसर बहुत केसेस में गलत ही होता है और वो कंफ्यूज ही हो जाता है। तो वैसे टॉपिक्स को पकड़ के हम यहाँ पर समझाएंगे थ्रू स्मॉल कैप्सूल वीडियोस, और इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले, जैसे कंपनीज एक्ट में आता है गवर्नमेंट कंपनी। सर, अब गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 45 में। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जिसमें 51%, यस सर, 50 से ज्यादा नहीं, एग्जैक्टली 51% होल्ड करती है या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो स्टेट गवर्नमेंट, या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट कंपनी देखने के लिए आप सिर्फ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की ही शेयर होल्डिंग चेक करेंगे और कुछ नहीं चेक करेंगे। तो लेट से अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट होल्ड करती है 20%, उसमें यूनियन गवर्नमेंट होल्ड करती है, मतलब मोदी जी वाली, वो होल्ड करती है 30%, और उसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट होल्ड करती है 0.5%। ठीक है। और उसमें एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है, वो होल्ड करती है 10%। और बाकी जो अदर्स है वो पब्लिक होल्ड करती है। अदर्स जो है वो पब्लिक द्वारा होल्ड किया गया है, मतलब नॉर्मल जनरल पब्लिक द्वारा होल्ड किया गया है। 50 60 60.5, तो उधर हो गया 39.5। ठीक है, ऐसे नॉर्मल पब्लिक होल्ड करती है। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी होगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी देखते टाइम आप एबीसी लिमिटेड को कंसिडर नहीं करेंगे और इसको नहीं करेंगे। सर, पर ये तो गवर्नमेंट कंपनी है तो इसको तो कंसिडर करना चाहिए। नहीं, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ ये बोलती है कि 51% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करता है, तब वो गवर्नमेंट कंपनी बनती है। लेकिन सर, डेफिनेशन में एक एंड के बाद भी तो बात लिखी है, दैट इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी। मैं समझाता हूं वो क्या है। वो एक टोटली डिफरेंट बात है। ठीक है। ये बात के बाद एक और बात बनी है कि मान लीजिए एक कंपनी है जेड लिमिटेड। ठीक है। और जेड लिमिटेड खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है। ये खुद एक गवर्नमेंट कंपनी है, यस ब्रो, ये गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब इसमें लगभग 51% सरकार का होगा। अगर इस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, मान लो सीएसजी लिमिटेड, इसमें ये होल्ड करती है 50.5, क्योंकि सब्सिडरी के लिए तो मोर देन 50 चाहिए, तो 50.5 होल्ड करती है। तो ये बन गई सब्सिडरी ऑफ जेड लिमिटेड। और क्योंकि ये जेड लिमिटेड की सब्सिडरी बनी है जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी होगी। ये डेफिनेशन बोलता है 245 का। ये नहीं बोलता कि गवर्नमेंट कंपनी देखने के लिए दूसरी गवर्नमेंट कंपनी का होल्डिंग कितना परसेंटेज है वो चेक करो। वो ये बताता है कि गवर्नमेंट कंपनी देखने के लिए 51% गवर्नमेंट का होना चाहिए। और एक और बात बताता है कि सब्सिडरी जो गवर्नमेंट कंपनी की होती है वो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है। इसके बाद होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट। सर, अगर एक कंपनी एक्स लिमिटेड दूसरी कंपनी जेड लिमिटेड में मोर देन 50% कैपिटल होल्ड करती है, मोर देन 50% कैपिटल होल्ड करती है, या तो इनके पास जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, लेट्स से 15 डायरेक्टर, उनमें से मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट, रिमूव, कंट्रोल, ये सब करने का राइट होल्ड करती है। मेजॉरिटी मतलब 8 हो गया, तो ये होल्डिंग हो जाती है, ये सब्सिडरी हो जाती है। इनफैक्ट मान लो जेड लिमिटेड एक दूसरी कंपनी में 60% कैपिटल होल्ड करती है, दूसरी कंपनी में मान लो ए लिमिटेड में, तो ये ए लिमिटेड भी एक्स लिमिटेड की ही सब्सिडरी मानी जाएगी, जिसको बोलते हैं पेरेंट होल्डिंग या चेन होल्डिंग। पेरेंट होल्डिंग या चेन होल्डिंग, या आप इसको लेयर होल्डिंग भी बुलाते हैं। ठीक है। कि मतलब
दादाजी हैं, दादाजी से पापा हुए, पापा से तुम हुए, तो तुम्हारा भी तो दादाजी से रिलेशन है, अल्टीमेट हेड तो दादाजी ही रहेंगे। तो होल्डिंग की सब्सिडरी की भी जो सब्सिडरी होती है वो अल्टीमेटली होल्डिंग कंपनी की ही सब्सिडरी होती है। ठीक है। दूसरा, अगर एक पब्लिक कंपनी अगर एक पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी एक प्राइवेट कंपनी बन जाती है, ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी है, ये सब्सिडरी कंपनी है, तो ये प्राइवेट कंपनी डीम्ड पब्लिक कंपनी हो जाती है। सर, डीम्ड पब्लिक कंपनी होने का मतलब है कि इस प्राइवेट कंपनी को अपने जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, वो सब पब्लिक में डिस्क्लोज करने होंगे। किसको डिस्क्लोज करने होंगे? पब्लिक को डिस्क्लोज करने होंगे, मतलब जनता दल को दिखाने पड़ेंगे इसको, ये सारे के सारे स्टेटमेंट सब पब्लिक को डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। एवरीथिंग नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। ठीक है। क्या इसका यह मतलब है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है? नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि प्राइवेट कंपनी फ्रीली शेयर ट्रांसफर कर सकती है एक से दूसरे, दूसरे तीसरे को? नहीं। क्या इसका यह मतलब है कि प्राइवेट कंपनी 200 से ज्यादा मेंबर रख सकती है? नहीं। अरे मतलब उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक ही चीज चेंज होगी कि उसको अपने स्टेटमेंट पब्लिक में दिखाने पड़ेंगे, दैट इज इट, और कुछ नहीं। उसके बाद सर, जो एसोसिएट कंपनी होती है, अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये बी लिमिटेड में, ठीक है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 20% से ज्यादा कैपिटल होल्ड कर रही है, बट लेस देन 50, बट अप टू 50, क्योंकि 50 को पार किया तो सब्सिडरी बन जाएगी। ग्रेटर देन 20 बट अप टू 50 अगर कर रही है, तो ये बी लिमिटेड एसोसिएट बन जाती है ए लिमिटेड की। याद रखना, एसोसिएट वो बनती है जिसमें मैं शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा हूं। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट, जब आप कैपिटल लोगे तो कैपिटल में आप दो चीजें लोगे। एक आप लोगे इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा आप लोगे बेटा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। याद रखना, कन्वर्टेबल वाला सिर्फ तब यूज करना, प्रेफरेंस शेयर को सिर्फ तब इंक्लूड करना है जब वो कन्वर्टेबल हो। अगर वो कन्वर्टेबल नहीं है तो आपको प्रेफरेंस शेयर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर कन्वर्टेबल लिखा है या कैरिंग वोटिंग राइट लिखा है, या कैरिंग वोटिंग राइट लिखा है, सिर्फ तभी उसको इंक्लूड करना, वन मत करना। और जब आप इंक्लूड कर रहे हो प्रेफरेंस को, अगर कर रहे हो, तो प्रेफरेंस को आप न्यूमरेटर में भी इंक्लूड करना, तो डिनोमिनेटर में भी इंक्लूड करना। अगर आप प्रेफरेंस को इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि लिखा हुआ है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर, तो याद रखना वो ऊपर भी इंक्लूड मत करना, तो नीचे डिनोमिनेटर में भी इंक्लूड मत करना। और ये सेम चीज होल्डिंग के लिए भी एप्लीकेबल, सब्सिडरी के लिए भी एप्लीकेबल, और एसोसिएट के लिए भी एप्लीकेबल। अगली चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ अगली चीज, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्राविरस, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, और डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। कैसे पहचाने? देखिए, अल्ट्राविरस का जो क्वेश्चन आएगा उसमें एकदम क्लियरली लिखा होगा कि पावर को एक्सीड किया गया है जो मेमोरेंडम में लिखी है। ठीक है, मेमोरेंडम में लिखी है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आप तभी लगाना जब आपको ऐसा क्वेश्चन में क्लियरली दिख रहा हो कि जो आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनी है, आउटसाइडर डीलिंग विद कंपनी है, उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रीड नहीं किया है, नहीं किया है। और मोस्ट केसेस में जो आपको केस स्टडी अभी तक पीवाईक्यू में आई है, उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस सिर्फ तभी लगाया गया है जब क्लियरली क्वेश्चन में लिखा है कि उसने मेमोरेंडम को रीड नहीं किया है। वरना अल्ट्राविरस ही लगेगा, और फिर अल्ट्राविरस के साथ वही इंजंक्शन वाला पॉइंट आ जाएगा कि आप इंजेक्ट करके सामने वाले को प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से रोक सकते हो। ठीक है, प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने से रोक सकते हो अगर उसने, ठीक है, अगर उसने आपकी ट्रेसेबल है वो तो, या किसी क्रेडिटर को अगर पेमेंट कर दिया है तो आप उसके स्टेप इनटू द शूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जगह वो आउटसाइडर जाके खड़ा हो जाएगा और कंपनी को उसको पैसा चुकाना पड़ेगा। अब अगर प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानना चाहते हो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस और अल्ट्रा विरेस में फर्क क्या है,
तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा विरस एक तरीके से आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये क्रेडिटर को, मतलब ये क्या बोलते हैं, डायरेक्टर को समझा रहा होता है कि कौन सी चीज डायरेक्टर की औकात के बाहर है। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस है ना, वो क्या होता है, वो ये बता रहा होता है कि भैया जो बाहर वाले हो तुम, तो वो एक वार्निंग सेटअप कर रहा होता है अंडर सेक्शन 399 कि प्लीज आओ, तो आर्टिकल्स और मेमोरेंडम पढ़ के आओ, सो दैट तुमको पता हो कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का अगर क्वेश्चन आता है तो इससे आसान कोई भी नहीं होता पहचानने का, क्योंकि वहां पर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा कोई इंटरनल इरेगुलरिटी है, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना था जो नहीं किया गया है, कोई डिक्लेरेशन देना था तो जो झूठा दे दिया गया है, कुछ ना कुछ कंपनी के अंदर में ही प्रॉब्लम होगी। जैसे एक केस स्टडी बहुत मशहूर है, उसमें एक आदमी है आरएम, उसने सामान खरीदा है कंपनी से 3 महीने की नोटिस में, 3 महीने के क्रेडिट में। वो 1 महीने बाद कंपनी में आता है पैसा देने के लिए, कंपनी का कैशियर अवेलेबल नहीं है, वो कंपनी के एक स्टाफ को पैसा दे देता है और वो स्टाफ उसको रिसिप्ट काट के दे देता है। 3 महीना बाद कंपनी बोलती है हमको तो पैसा मिला ही नहीं, पर आरएम जीत जाएगा ऐसे केस में, क्योंकि उसके पास रिसिप्ट है जो इस चीज का वैलिड प्रूफ है कि प्रॉब्लम कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में थी, उनका खुद का आदमी चोर निकला। ठीक है, तो अगर कंपनी के इंटरनल में गड़बड़ है तब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगता है, और वो आउटसाइडर को प्रोटेक्ट करता है। और इसके 3 एक्सेप्शन है, सलमान खान फिल्म्स जहां पर ये नहीं लगता, फौजरी के केस में जब सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है या जब आपको एक्चुअल नॉलेज है कि क्या गड़बड़ हुआ है। लास्ट, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सर ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल्स में डाला जाता है। जब एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल में होता है तब आप आर्टिकल्स को सिर्फ स्ट्रिक्ट मैनर में चेंज कर सकते हो, और ज्यादा स्ट्रिक्ट में। सर अगर आप ये इनकॉर्पोरेशन के समय लेके आ रहे हो, तब जिस टाइम आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हो, तो आपको सिर्फ आरओसी को इन्फॉर्म करना होगा, कोई रेजोल्यूशन पेजोल्यूशन पास करने की दरकार नहीं है। अगर आप इसको आफ्टर इनकॉर्पोरेशन लेके आ रहे हो, तो उस केस में भाई, अगर आप पब्लिक कंपनी हो, ठीक है, तो पब्लिक कंपनी में आपको 75% वाला स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो उसमें आपको 100% का यूनैनिमस कंसेंट लेना पड़ेगा, मतलब सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा, सबके साथ सबका विकास, सबका अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी एंट्रेंचमेंट को आप इंट्रोड्यूस कर पाओगे, और इसके बाद भी आपको आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एक बार एंट्रेंचमेंट आ गया तो आर्टिकल सिर्फ स्ट्रिक्ट मैनर में चेंज होंगे। जैसे अगर आर्टिकल में दिया है कि 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए बोर्ड मीटिंग करने के लिए, तो अगर एंट्रेंचमेंट है तो 4 से 5 कर सकते हो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर बीएम बोर्ड मीटिंग, लेकिन 4 से 3 नहीं कर पाओगे, रिलैक्स नहीं कर पाओगे, डिफिकल्ट कर दोगे। सर बताना जरूर कमेंट में आपको कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन का पहला वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में विद सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।